ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। और बाजार की अगर हम बात करें तो आज थोड़ी सी प्रेशर बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि जो बड़े शेयर्स हैं वहां से सपोर्ट निकल के नहीं आ रहा है। आईटी में कमजोरी है, इन्फोसिस करीब 1.5% नीचे है। रिलायंस में कमजोरी है, रिलायंस भी करीब 1% गिर के कारोबार कर रहा है। और उसके अलावा हमने देखा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स में आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक कल भी कमजोर थी, और आज फिर से हम देख रहे हैं कि कमजोरी ही यहाँ पर हो रही है। और धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो शुरुआत में बेहतर था वो कमजोर हो रहा है। करीब 1450 शेयर अब गिरावट वाले हैं और 1100 शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर हम तेजी की बात करें तो सिलेक्टिव बैंकिंग, नतीजों से पहले भारती एयरटेल और कुछ कुछ ऑटो स्टॉक्स में आज प्रदर्शन ठीक ठाक है। लेकिन बाजार की दिशा यहां से क्या होगी जरा ये समझते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं बजाज फिनसर्व एएमसी के इक्विटी के हेड सौरभ गुप्ता। सौरभ जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सौरभ जी, अगर मार्केट की बात करें तो पिछला एक महीना थोड़ा सा टर्बुलेंट रहा है। टैरिफ को लेकर चिंताएं रही हैं। जो नतीजे आए हैं अब तक पहली तिमाही के, वो बाजार में कॉन्फिडेंस भर नहीं पा रहे हैं। एफआईज भी दूरी बना के रखे हुए हैं। और जो 25,600 का निफ्टी था, अब हम देख रहे हैं कि 24,600 पर आ गया है, यानी कि 1000 पॉइंट के आसपास की शेडिंग है जून के लास्ट से लेकर अब तक। आप जरा बताइए आपकी बाजार को लेकर रीडिंग क्या है और यहां से आप क्या डायरेक्शन देख रहे हैं? जी अभिषेक, सबसे पहले धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। देखिए बाजार, आपकी बात सही है कि थोड़ा टैरिफ रिलेटेड नॉइज जो क्रिएट हुआ है वापस से अगस्त में, उसकी वजह से मार्केट्स थोड़े प्रेशर में है। बट ये चीज सिमिलर जो हमने देखी थी वो मार्च अप्रैल के आसपास भी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन था, जहां पे टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटीज थी जिसकी वजह से मार्केट प्रेशर पे थे। लेकिन हमें ये चीज देखनी चाहिए कि अंडरलाइंग जो काफी सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे फंडामेंटली साइक्लिकल रिकवरी की तरफ सजेस्ट इंडिकेट कर रही है। स्पेशली इकोनॉमी में रेट कट्स हो चुके हैं, टैक्स कट्स हो चुके हैं। और अगर आप जैसा आपने तिमाही रिजल्ट्स की बात की, उनके आप नतीजों में कमेंट्रीज अगर आप सुने, स्पेशली कंजम्पशन कंपनीज की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरीज हैं, वहां पे क्लियरली एक ग्रीन शूट विजिबल है, ऐसा मैनेजमेंट्स हाईलाइट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये नॉइज के बाद अगर हम देखें तो नतीजे ठीक ठाक हैं। काफी सारे कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज की कमेंट्रीज इंप्रूव हो रहे हैं। ये फेस्टिव सीजन मोस्ट लाइकली अच्छा जाना चाहिए बिकॉज रेट कट्स हुए हैं, टैक्स कट्स हुए हैं, तो चीजें इंप्रूव हो रही हैं। ये नॉइज की वजह से मार्केट्स प्रेशर में है डेफिनेटली, बट बियॉन्ड दैट यहाँ से चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, स्पेशली डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेसेस पे। ऐसा हमारा व्यू है इस समय बाजार में। इसी उम्मीद पर सभी कुछ टिका हुआ है सौरभ, एंड इवन आई सेकंड द थॉट, अंडरटोन ऑफ द मार्केट ओवरऑल इज क्वाइट बुलिश। और आज नहीं तो कल लंबी अवधि के लिए निवेश का नजरिया भारतीय बाजार के लिए हमेशा बेहतरीन ही साबित होता दिखेगा। गुड मॉर्निंग टू यू, मानसी दिस साइड। अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं और तिमाही नतीजों का सिलसिला मिडवे ऑलमोस्ट हम हैं, मिडवे से भी आगे इनफैक्ट पहुंच चुके हैं। फर्स्ट हाफ क्वार्टरली अर्निंग्स का जो वीक नजर आ रहा था, एटलीस्ट सेकेंड हाफ ऑफ द क्वार्टरली अर्निंग्स फेज जो है वहां से थोड़ी उम्मीदें जगी हैं। और जहां आईटी से शुरुआत हुई थी, कमजोरी हाथ लगी थी, उसके बाद बैंक्स एंड फाइनेंशियल से भी उम्मीदें कम थी। अब जो नतीजे आ रहे हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं। सेक्टर वाइज अप्रोचेस क्या हैं आपके और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी को आप कैसे देखते हैं? जी, गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, रिजल्ट्स जो है, आपकी बात बिल्कुल सही है, शुरुआत थोड़ा सा वीक था, और उसके सेक्टर स्पेसिफिक रीजंस हैं। उसके बाद ट्रेजेक्टरी इंप्रूव हुई है। अगर आप देखें, अभी तक जो नतीजे आए हैं करीबन 200 ऑड कंपनीज के बीएसई 500 में, उसमें से करीबन 44% कंपनीज ने अपने एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है प्रॉफिट के लेवल पे। हिस्टोरिकली ये एवरेज रहा है 35%। सो इनफैक्ट प्रॉफिट बीट के हिसाब से नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो नंबर्स ठीक हैं, अच्छे हैं। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आईटी पे हम अभी भी थोड़े से अंडरवेट हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो भी अनसर्टेनिटीज ग्लोबली चल रही हैं उसका इम्पैक्ट उनके डिमांड एनवायरनमेंट में हो सकता है, तो इसलिए हम वहां पे अंडरवेट हैं। यूएस फोकस्ड फार्मा, नॉट डोमेस्टिक फार्मा बट यूएस फोकस्ड फार्मा जो है, जेनरिक फार्मा वाली जो कंपनीज है, वहां पे भी हमें थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, बिकॉज टैरिफ रिलेटेड नॉइज की वजह से वहां काफी वोलेटिलिटी रहेगी। जहां हम पॉजिटिव हैं वो है क्लियरली कंजम्पशन पे। हम स्टेपल्स पे इंक्रीमेंटली थोड़े पॉजिटिव हुए हैं, हमें अच्छे लग रहे हैं, कमेंट्रीज इंप्रूव हो रही हैं वहां पर। सीमेंट एक सेक्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
हमें रेट सेंसिटिव सेक्टर्स भी अच्छे लग रहे हैं। रियल एस्टेट हमें लगता है कि यहाँ से भी अच्छा करना चाहिए, स्टॉक्स यहाँ से अच्छे करने चाहिए रियल एस्टेट के। एनबीएफसीज में अगर हम ठीक से पिक एंड चूज करें तो वहां पे भी हमें लगता है कि अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। और स्मॉल बैंक्स, ये सारे स्पेस हमें अच्छे लग रहे हैं इस टाइम निवेश के हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए। ऑटोज में हम थोड़े केयरफुल हैं, हमने थोड़ा एक्सपोजर इंक्रीज किया है, लेकिन ऑटोज हमें लगता है कि डिमांड थोड़ा कंपेयर टू अदर कंजम्पशन थोड़ा सा डिले से आएगा, तो वहां पे धीरे धीरे हमें एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने सिचुएशन लिया, पर ओवरऑल द फोकस है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड सिक्लिकल्स पे थोड़ा हमारा ज्यादा फोकस है, और वहां पे हमें लगता है कि चीजें अच्छी होंगी। रेट सेंसिटिव पे हम पॉजिटिव हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस पे हम थोड़े से केयरफुल है इस समय। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस को लेकर थोड़े से केयरफुल हैं, होना भी चाहिए क्योंकि टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं। सौरभ जी, एक मदद आप और कीजिए हमारे दर्शकों की। मान लीजिए किसी को अगर बाजार में अभी निवेश करना हो और 1 लाख रुपए अगर बाजार में डालना हो, तो आपके हिसाब से सेक्टर्स कौन से चूज करने चाहिए और विद इन दैट सेक्टर कितने कितने परसेंट कहाँ पर एलोकेट करने चाहिए अपने पैसे को? देखिए, ये एक निवेश जो है बहुत थोड़ा पर्सनल सवाल हो जाता है, तो मैं एक जेनरिक जवाब आपको देता हूँ। सही जवाब स्पेशलिस्ट जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जिसके पास क्लाइंट है वो समझ सकते हैं बेटर। लेकिन अगर मैं जेनरिक आपसे बात करूं तो 1 लाख रुपए अगर आपके पास है निवेश करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको लार्ज मिड एंड स्मॉल के बीच इक्वली एलोकेट करना चाहिए। थोड़ा सा स्मॉल कैप की तरफ टिल्ट थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी स्मॉल पे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट लार्ज में थोड़ी ज्यादा है। अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो क्लियरली एक्सपोजर थोड़ा आईटी की तरफ थोड़ा सा कम रखें, यूएस जेनरिक फार्मा की तरफ थोड़ा सा कम रखें। बहुत एक्सपेंसिव थीम्स जो कि बहुत चली हैं वहां पे बिना वैल्यूएशन देखे, सिर्फ क्योंकि वो बहुत नॉइज में है, जैसे डिफेंस हो गया या इस टाइप की चीजें हो गई, वहां पे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। हमें ऐसा लगता है कि स्टेपल्स थोड़े अंडर ओन्ड हैं। ऑटोज में थोड़ा आप एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये दो सेक्टर्स हैं। सीमेंट एक सेक्टर है, अगर आप कोई अच्छा फंड ढूंढ सके जहां पे सीमेंट एक्सपोजर अच्छा हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा एक्सपोजर लेना चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल की तरफ एक्सपोजर लेना चाहिए, और एक थोड़ा सा कॉन्ट्राबेट आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की तरफ लेना चाहिए। तो ये चीजों पे लेना चाहिए। एक्सपोजर या तो कम रखें, या अगर आप नहीं चाहते तो ना रखें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे, आईटी पे और यूएस फार्मा पे, वहां पे एक्सपोजर कम रखें अपने पैसों के इस समय। ज़रूरी सवाल, और आई एम श्योर काफ़ी मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूअर्स के जहन में ये सवाल होगा जिसका जवाब आपने दिया। थैंक यू फॉर दैट। और इसी को ज़्यादा डीप डाइव कर थोड़ा और एडअप कर एक और सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी। असेट क्लासेस, आई नो कि इक्विटी मार्केट्स पर आपका फोकस है, लेकिन जहाँ आप पोर्टफोलियो जनरेशन की बात करते हैं, असेट क्लासेस कई सारे हैं। इक्विटी के साथ साथ कौन से और असेट क्लासेस पर फोकस होना चाहिए? अगर आप इसे अटेम्प्ट करना चाहें तो कीजिएगा, बट अदर देन दैट ऑल्सो डिफेंस पर और शिप बिल्डिंग पर आपका नजरिया क्या है? दीज 2 क्वेश्चंस फ्रॉम माय एंड। जी, सबसे पहले मैं जो 2 सेक्टर्स की आपने बात की उस पे मैं कोशिश करता हूं जवाब देने का। देखिए, डिफेंस पे हमारा व्यू स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। आई थिंक ये एक नया सेक्टर है इंडिया के लिए, जहां पे प्राइवेट सेक्टर पहले पार्टिसिपेट नहीं करता था, पर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की वजह से बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो ये एक डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा सेक्टर है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि या तो कई सारे स्टॉक्स बहुत ओवर वैल्यूड कैटेगरी में जा चुके हैं, या फिर कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे टॉप लाइन ग्रोथ या ऑर्डर बुक ग्रोथ तो है, लेकिन कैश फ्लो ग्रोथ नहीं आएगी, क्योंकि काफी सारी समय में वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच हो जाती है इन कंपनीज की। तो ये बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है इस सेक्टर में कि आप कैसे पिक एंड चूज करें। इसमें सिमिलर स्टोरी शिप बिल्डिंग पे भी है। शिप बिल्डिंग से मेरा मतलब है जो डिफेंस रिलेटेड शिप बिल्डिंग, ये अगेन बहुत लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक वाली बिजनेसेस है, जहां पे 10-10 15-15 साल का एक ऑर्डर चलता है, और उसके समय काफी सारे पॉलिटिकल रिजीम्स चेंज हो जाएंगे गवर्नमेंट में, और अगर प्रोजेक्ट्स डिले हुए तो रेवेन्यूज भी नहीं आएंगे और कैश फ्लो का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। आइडियली अगर आप डिफेंस स्टॉक्स देख रहे हैं तो आपको 2-3 चीज ध्यान रखने की जरूरत है। एक, जहां पे उनको ऑर्डर्स डायरेक्ट गवर्नमेंट से मिलते हैं। दूसरा, जहां वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच नहीं है। और तीसरा, जहां पे शॉर्ट साइकिल ऑर्डर बुक्स हैं। तो ये 3 चीजें अगर आपको कहीं कॉम्बिनेशन में मिल रही हैं, तो डिफेंस और शिप बिल्डिंग में ऐसी बिजनेसेस पे आपको फोकस करना चाहिए। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन ऑन एसेट क्लासेस,
देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 3 to 5 years तो आपको बेस्ट एटलीस्ट 3 to 5 years तो आपको बेस्ट कंपाउंडिंग इक्विटी में मिलता है। इक्विटी में एक वेल डाइवर्सिफाइड बास्केट रखना चाहिए, या तो आप एक फ्लेक्सी कैप के थ्रू रख सकते हैं या फिर आप खुद डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपका एक्सपोजर, तो वो एक बड़ा एलोकेशन आपका होना चाहिए। कमोडिटीज की तरफ, स्पेशली प्रीशियस मेटल्स की तरफ थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन टूल है। एंड जिस तरह से चीजें हो रही हैं ग्लोबली, जिस तरह से काफी सारे कंट्रीज के फिस्कल डेफिसिट्स हैं, हमें ऐसा लगता है कि गोल्ड वैसे तो लास्ट 1 साल में बहुत अच्छा किया है, तो एक नियर टर्म करेक्शन हो सकता है गोल्ड में, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखें और थोड़ा सा 8 से 9% आप पोर्टफोलियो में गोल्ड रखें तो इट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। और अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के पास पहुंच रहे हैं तो धीरे धीरे आप अपने इक्विटी एक्सपोजर को फिक्स्ड इनकम की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बैलेंस करें तो द आउटकम विल बी वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। एब्सोल्युटली, दैट्स अ ग्रेट टेक। सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। ना सिर्फ इक्विटी मार्केट लेकिन ओवरऑल असेट क्लासेस को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो जनरेशन और डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है ये हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू। और चलिए